हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फ्रिक्शन, उसके पार्ट ई के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट डी के क्वेश्चन से पहले वाले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं बेटा। अगर कोई भी डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है बच्चा, तो क्या अगर उसको पार्ट डी समझना है, इससे पहले वाला चैप्टर समझना है, तो आप मेरी जो पुरानी वीडियो उनको ज़रूर देखिए। मैं उनको नंबरिंग करता डाल रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे आप उनको ज़रूर देखिए बेटा। और आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट ई, क्वेश्चन आंसर करने हैं। थोड़े क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन आंसर इसके अंदर पार्ट ई के अंदर, और जो आपके पास क्वेश्चन आंसर आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप इनको क्या करें, एक नोटबुक उठाइए, उस पर लिख लीजिए पहले। उसके बाद मैं इनको डिस्कस करता हूँ आपके साथ और लिखवाता हूँ यहाँ पर आपको। आप उनके साथ साथ आंसर लिखते चलिए अगर आप लिखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो बेटा, आपकी मर्जी है। आप कभी भी इनको राइट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो आपके पास रहेंगी, ये लाइफ टाइम रहेंगी तो, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप इनको कभी भी देख सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कभी भी वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब आपको करना आता ही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बेटा, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा इसके अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए अपनी नोटबुक में, आप अपने जहाँ पर आपने क्वेश्चन उतारे हैं। डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपने क्या करना है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन किया हुआ है, इससे पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ पुरानी वीडियो के अंदर, वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देख लो, बात वही है बेटा, तब भी यही मीनिंग, तब भी यही मीनिंग है। वर्ड चेंज हो सकती हैं, कोई वर्ड दूसरा लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं किसी बुक से या किसी आपकी कोई आंसर में कभी भी ऐसे नहीं लिखता हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ। और ना मैंने कभी रट्टा लगाया होगा कोई सा भी, कभी भी वर्ड चेंज कर देता हूँ, कहीं पर कुछ लिख देता हूँ, कहीं पर कुछ भी। तो आपका इनका सबका मीनिंग सेम है बेटा, मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, वर्डिंग का मीनिंग वही रहता है। When an object moves और tend to move, देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट चलता है, और tends to move का मीनिंग होता है, tend का मीनिंग होता है चलना चाहता है, tend to move या चलने की कोशिश करता है, over a surface, एक सरफेस के ऊपर से, then there is a opposing force act between object and the point of contact on surface। तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में और उस सरफेस के बीच में फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स, जिसको चलने दे रहा या उसको आप चला रहे हो तो रोकने की कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बड़ा आसान टॉपिक है, आप आसानी से समझ सकते हो इसको बात को। उसके बाद फैक्टर ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड आर, पहला फैक्टर बेटा नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने क्या समझना यहाँ पर, नेचर कैसे आप समझेंगे इसको, जितना ज़्यादा आपका सरफेस रफ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो आपने इसका एग्जांपल लिखना है यहाँ पर, इट इज़ ईजी टू मूव ऑन ए रफ सरफेस एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस बाय अ पर्सन। हमारे लिए एक रफ सरफेस पे चलना थोड़ा सा आसान है और स्मूथ सरफेस पे चलना मुश्किल है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, हम गिर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है बेटा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितना वेट होगा। अब ये पॉइंट में जब मैंने चैप्टर आपको समझा रहा था तो मैंने बड़े अच्छे समझाए थे ये पॉइंट आपको, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने चैप्टर अच्छे समझ रखा है ना, क्वेश्चन आंसर तो अपने आप हो जाते हैं। आप सिर्फ जो मैं आपको थ्योरी पार्ट समझाता हूँ उसको जरूर फोकस करें बेटा, उसको समझे, उसको ऐसे में समझे पता नहीं क्या चल रहा है, तो ऐसे ही है। आप कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते लाइफ में, साइंस के अंदर। आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो समझ लो आप रट्टा लगा रहे हो, जो 20-25 मिनट में भूल जाओगे आप, या अगले दिन भूल जाओगे, एग्ज़ाम से पहले तैयारी करके जाओगे, एग्ज़ाम में भूल जाओगे, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आएंगी। इसका एक ही सलूशन है, आप थोड़ा 20 मार्ट का मीनिंग होता है स्मार्टली आपने स्टडी करनी है अपनी। आप उन क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट याद मत कीजिए बेटा, पहले चैप्टर समझिए, प्रोसीजर होता है काम करने का। आप अगर चैप्टर तो समझते नहीं हो, सीधा क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपसे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, ठीक है ना। आप कितने मर्जी रट्टे लगा लेना, कभी पॉसिबल ही नहीं है साइंस, जब तक आपने इसको बात को समझा नहीं, आप क्वेश्चन आंसर कैसे याद करोगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। तो आपको अगर अच्छा सीखना है, साइंस पढ़नी है, आपको आगे फ्यूचर में अपना जो है साइंस में अपना कैरियर बनाना, नॉन मेडिकल या मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको साइंस को अभी से अच्छा पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। साइंस को समझो और उनके आंसर जो आपके होते हैं टॉपिक के या क्वेश्चन के, उनको अच्छे से समझो, उनको बातों को, फिर आंसर दो, फिर देखना कितना आसान हो जाती है साइंस आपके लिए। अभी तो बहुत मुश्किल होगी अगर आप सीधे आंसर क्वेश्चन आंसर पे आओगे। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट के अंदर वेट होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा वहाँ पर। इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको, एक छोटा सा पत्थर है, उसको हिलाना आसान है,
एक बड़ा सा पत्थर रखा, उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े पत्थर ने क्या किया, उसका वेट जो है सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, इंटरलॉक जो होते हैं अप एंड डाउन वो ज़्यादा हो जाता है टाइटली, तो उसको हिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ज़्यादा क्यों लगाना पड़ा है, क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगा रहा है। जितना आप फोर्स लगाते जा रहे हो उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनता जा रहा है उसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एग्जाम्पल जो फैक्टर थे जिनके ऊपर डिपेंड करता है, और ये इसकी डेफिनेशन थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकें। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा 3 डायग्राम बनाए हुए हैं इन्होंने। क्या डायग्राम है वो, ऐसे यहाँ पर एक गेंद रखी हुई है और ये सरफेस है नीचे, ये इंक्लाइंड सरफेस ऐसे बना हुआ है जिसकी हाइट h है, सभी के इसमें हाइट सेम है h। इंक्लाइंड प्लेन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ न्यूज़पेपर, यानी कि ये जो सरफेस है न्यूज़पेपर है, ये इधर वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक आगे न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है बेटा इसने। उसके बाद ये दूसरा इंक्लाइंड सरफेस, और ये जो सरफेस है यहाँ पर ये बेटा वूलन क्लॉथ, सॉरी बेटा। उसके बाद यहाँ पर भी वही गेंद है, सेम हाइट h। मैं बार बार डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, वही सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी वहीं से बुक से देख के। ये आपका थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में भी सेम हाइट h, और यहाँ पर वो गेंद रखी हुई है, ये इसकी डायरेक्शन है गेंद की। और ये जो पार्ट है यहाँ पर ये बेटा प्लेन ग्लास शीट, किसकी शीट बनी है, ग्लास की। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन पूछता है ये, अगर हम तीनों केस में गेंद को यहाँ से छोड़ दें, हमने मूव करा दिया इसको, छोड़ दिया ऊपर से, इन विच केस इज द बॉल लाइकली टू मूव द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है किस केस में गेंद ज़्यादा दूर जाएगी। तो देखिए ये वूलन क्लॉथ है, वूलन आप समझते हो ना, ऊनी आपका जो कपड़ा है ऊन का बना हुआ है, तो जब गेंद इसके ऊपर आएगी, ऊन जो आपके वूलन है वो क्या करते हैं बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगाएगी क्योंकि रफ सरफेस है। उसके बाद ये तो बाहर हो गया गेंद से, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो इस केस में तो आपकी जो गेंद है जल्दी रुक जाएगी। इन दोनों पे आते हैं, इस पे और इस पे। इसमें क्या है न्यूज़पेपर और उसमें क्या है प्लेन ग्लास शीट है। अब आप एक बात बताइए, न्यूज़पेपर ज़्यादा स्मूथ है या ग्लास शीट ज़्यादा स्मूथ है? तो आपका आंसर होगा ग्लास शीट ज़्यादा स्मूथ है। हाँ ठीक हो, ग्लास शीट ही ज़्यादा स्मूथ होती है। तो ग्लास शीट जब ज़्यादा स्मूथ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, तो आपकी गेंद ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, इन थर्ड केस या इन केस सी लिखा है यहाँ पर, ये क्या है केस सी, इन केस सी ball travels more distance, ball travel more distance because plain glass sheet exerts less फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इससे आसान क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे अगर आपने चैप्टर समझा हुआ है बेटा। कुछ भी नहीं है इनके अंदर, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, तो वैसे ही आते हैं आपको अगर आप चैप्टर समझते हो। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको कॉपी पे लिख सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड कराता हूँ, देखते हैं करने लायक है या नहीं है, ये आपको आता ही है पहले ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो आप स्टेटमेंट रीड कीजिए अपनी नोटबुक से, देखिए आपको आता है या नहीं आता है, और ये भी सोचिए मैंने करवाया है या नहीं करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस देन है, क्यों है ये? तो इसका आंसर मैं दे चुका हूँ बेटा आपको, पुरानी वीडियो मैंने आपको इसका आंसर दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसका आंसर मेरे को अपने आप लिख के भेजना है। और आप कहाँ पर लिखेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल के जो आप वीडियो देखते हो कमेंट डाल सकते हो, नीचे कमेंट में लिख सकते हो, या आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी डाल देंगे आपके लिए।
तो आप इसका आंसर खुद देंगे मेरे को, मैं इसका आंसर नहीं लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या स्टेटमेंट है, देखते हैं स्टेटमेंट। गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग, कहता है रीजन देने अपने फ्लोइंग के लिए। जो नीचे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है, ए पार्ट जो है इसका, वी टेंड टू स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील। जब आप बनाना पील का मतलब केले का छिलका, बेटा केले के छिलके पे पैर रख देते हो तो आप स्लिप हो जाते हो। ये एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। तो क्या क्यों हुआ ये, क्योंकि बनाना पील ने क्या किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज कर दिया। बिकॉज ऐसे ऐसे आंसर तो आप खुद ही बना सकते हो बेटा। बिकॉज बनाना पील डिक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स। क्या किया उसने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिक्रीज कर दिया। अब बात करते हैं बी पार्ट, इसलिए आप गिर जाओगे। बी पार्ट, इट इज इजी टू पुश ए लाइटर बॉक्स देन ए सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। वही क्वेश्चन आगे भी किया हमने कि एक छोटे से पत्थर को लाना आसान है, बड़े पत्थर को लाना मुश्किल है, अभी किया हमने। तो क्या होता है, हैवी बॉक्स क्या करता है बेटा, वेट ज़्यादा है, और वेट ज़्यादा होने से क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो इसलिए हैवी बॉक्स को मूव कराना डिफिकल्ट आपके लिए, मुश्किल है। तो आप क्या आंसर देंगे, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन वेट of box, so heavy box has more friction force, इसलिए इसको हिलाना डिफिकल्ट है। ये इससे आसान क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके पास कभी आएंगे, नहीं आएंगे बेटा, आप थोड़ा ध्यान से इनके आंसर दीजिए। उसके बाद सी पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार्ट। कार्ट का मीनिंग होता है वो जो आपने देखी हो गाड़ियाँ आपके आती हैं, ठीक है ना, इनको हम टांगा बोलते हैं, टांगा बैलगाड़ी, ठीक है, कार्ट बोला जाता है उसको। इज समवट ग्रेटर देन द फोर्स नीड टू कीप इट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, कहता है उस कार्ट को चलाना डिफिकल्ट है जब वो रुका हुआ है, बट जब चल जाए, एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना आपको, फिर तो वो चलता जाएगा, आसानी से चल जाएगा। यानी कि फोर्स आपको थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। यानी कि एक बार जब कार्ट को स्टार्ट करता है ना हॉर्स, तो हॉर्स जब उसको स्टार्ट करता है तो फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाता है, बट एक बार जब वो चल जाए तो उसको जो हॉर्स है उसको फोर्स कम लगाना पड़ता है बेटा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप इसका बातों में रीज़न छिपा हुआ है। इसका आंसर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जब कार्ट रोल कर गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया, उसको चलाने में फोर्स की जरूरत कम पड़ेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, वो स्पेलिंग आपको लिख लेंगे फ्रिक्शन की, स्पेस थोड़ा कम रह गया। बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये आपका इसका आंसर है। उसके बाद डी पार्ट में क्या है, स्पोर्ट्समैन यूज शूज फिटेड विथ स्पाइक्स। आप जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनके जो शूज़ देखेंगे नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, वो स्पाइक्स का रोल क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, क्रिकेटर है उसको दौड़ना है, अगर वो स्लिप करके कहीं पर गिर जाएगा तो स्पाइक्स क्या होती हैं, उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो मैदान के अंदर घुसती रहती है, जब वो पैर रखता है तो स्पाइक्स मैदान के अंदर चली जाती हैं, इससे क्या होता है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो वो गिरता नहीं, स्लिप नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या देंगे हम, बिकॉज स्पाइक्स इंक्रीज द force of friction
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आगे आपने लाइन जोड़ने तो आप लिख सकते हो एंड स्पोर्ट्समैन डू नॉट स्लिप, और जो है स्पोर्ट्समैन वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, मेन रीजन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मेन रीजन ये है इसका। उसके बाद ई पार्ट है इसका। ई पार्ट में आपसे पूछा है इसने, ई पार्ट जो है इसका बड़ा अच्छा पार्ट है ये भी। क्या पूछा हुआ है, बॉल बेरिंग आर यूज्ड इन मशीन्स। बॉल बेरिंग का मीनिंग समझते हो आप, बेरिंग जो होते हैं वो मशीन में क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि बॉल बेरिंग क्या करता है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज बॉल बेरिंग एस भी लगाया उसने, बॉल बेरिंग्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या कर देती है बेटा, रिड्यूस कर देती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो इससे क्या होता है, वियर टीयर जो होता है पार्ट्स का, वियर टीयर आपको पता है टूट फूट, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है मशीन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका एफ पार्ट पे आगे हम, टायर्स ऑफ व्हीकल नीड टू चेंज रेगुलरली। आपको पता है गाड़ी के जो टायर होते हैं, मोटरसाइकिल, आपके पास साइकिल होगा, अगर साइकिल नहीं है तो आपको कोई तो देखोगा आपने, साइकिल पड़ोस में होगा आपके, तो उनके जो टायर होते हैं कुछ टाइम बाद बदलने पड़ते हैं बेटा। क्यों बदलने पड़ते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं बेटा, रब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। ठीक है ना, ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर बिकम स्मूथ। ठीक है बेटा, क्या हो गया, वो स्मूथ हो गए। सो टायर्स आर चेंजेस रेगुलरली। आप इसमें वो लाइन ऐड कर दीजिए, आपका आंसर फिट बैठेगा बिल्कुल, आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर जी पार्ट के आगे हम, मशीन पार्ट्स आर फ्रिक्वेंटली ऑयल और ग्रीस। ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के। तो जी पार्ट में क्या पूछा आपसे, मशीन पार्ट्स आर फ्रिक्वेंटली ऑयल और ग्रीस। आपको मशीन पार्ट में ऑयल डालना पड़ता है, ग्रीस डालना पड़ता है, बार बार कुछ टाइम बाद डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑयल और ग्रीस क्या करता है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। आपकी मशीन क्या होती है, स्मूथली चलेगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑयल एंड ग्रीस रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप यहाँ पर ई पार्ट का आंसर डालेंगे वही सेम, बिकॉज ऑयल एंड ग्रीस की स्पेलिंग देख लेते हैं बेटा, पहली बार लिखी है, कभी कभार आती है। ग्रीस because oil and grease reduce the force of friction। क्या कर देते हैं बेटा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हम आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसके पार्ट अपना जी के बाद एच आता है। स्पोर्ट्स कार, एरोप्लेन एंड बोट आर डिजाइन टू हैव ए स्ट्रीमलाइंड शेप। तो आपकी जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, एरोप्लेन होते हैं, मैं इसका आंसर आपको दे चुका हूँ बेटा, पार्ट डी में भी किया था। क्या करती हैं ये स्ट्रीमलाइन बॉडी, बिकॉज इट रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इसका आप आंसर खुद लिख देंगे यहाँ पर, वही डी पार्ट वाला लिखना आपने, एक क्वेश्चन आया था डी पार्ट में ये। उसके बाद मेटल चेन आर रैप्ड ऑन टायर व्हेन दे रन ऑन आइसी रोड्स। अब जो आप आइस की सड़क, बर्फ से जैसे कहीं पर बर्फ पड़ जाती है, तो वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती है, आपके मेटल चेन लगे होते हैं उनके ऊपर। जैसे कोई व्हीकल है उस पर गाड़ियाँ चलानी है आपको, तो क्या होता है कि मेटल की चेन लगा देते हैं उस टायर के ऊपर। तो टायर के ऊपर मेटल चेन लगाने का लॉजिक क्या होता है, वो मेटल चेन क्या करती है बेटा, वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती है। क्योंकि जो आइस होता है वो स्मूथ होता है, आइस स्मूथ होने की वजह से क्या होगा, आपकी जो गाड़ियाँ स्लाइड कर जाएगी। हिल एरिया में हो तो आप हिल से नीचे गिर सकते हो, स्लाइड करते आपसे रुकेगी नहीं, अनकंट्रोल हो जाएगी गाड़ी आपसे उस टाइम। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है। तो आप क्या लिखेंगे, मेटल चेन इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये पार्ट हो गया आपका आई। मेटल
chain metal chains increase the force of friction। क्या किया बेटा इसने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट इसका जे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, रोलर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेज। रोलर्स का यूज किया जाता है बेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगेज को। आप देखना गाड़ियाँ जो होती हैं, ये ट्रॉली आपने देखी है, उनके नीचे टायर लगे होती हैं, या मैंने आपको गैस सिलेंडर का एग्जांपल दिया था। जो गैस सिलेंडर है उसको खींच के लेके जाने से आप क्या करो, उसको गिरा लो और उसको रोल करके लेके जाओ, बहुत आसानी से चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रोलर्स क्या करते हैं बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है ना, मेरी बात समझे बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन से और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रोलर्स का यूज करते हैं ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन is less than other friction force। ठीक है ना, समझ गए। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपका जो लगेज है वो आसानी से चला जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। उसके बाद बेटा पार्ट खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैंने सबके आंसर दिए बेटा, आप इनको राइट कर सकते हो, समझ सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फ्यूचर के आपके काम आएगा। ठीक है ना। तो मैं इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेज करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट रीड कीजिए बेटा अपनी नोटबुक से और देखिए आपको इसका आंसर आता है या नहीं आता है। आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा अच्छे एक टाइप अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कोज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशंस। एक सर्टेन सिचुएशंस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो चलने में कैसे हेल्प करता है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो, आपने देखो गाड़ी अगर बॉल आपने गिरा दी तो कुछ टाइम बाद रुक जाती है, उसने रोक दिया। या आपने साइकिल चला रहे हो, पेडलिंग बंद कर दिया, आपका साइकिल रुक जाता है। तो आपने तब तक सुना था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो क्या करता है, रोकता है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चलने में भी हेल्प करता है। अब इसके एग्जाम्पल आपने देने हैं, सोचिए अपने डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल आप इसका दोगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चलने में हेल्प करता है। तो एक तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा ही है, हम कैसे चलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। आपने पैर रखा, यहाँ पर पैर रखने के बाद आपका क्या बना, स्टैटिक फ्रिक्शन बना, और स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या किया आपने, अपना जो नेक्स्ट फुट होता है वो आगे उठा के रख लिया, ये स्लिप नहीं हुआ। और एग्जाम्पल क्या दोगे आप कि जिसकी वजह से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चल सकते हैं। या सिचुएशंस देखनी है आपने कोई भी, जिसके लिए, रोलिंग के लिए अगर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट रोल ही नहीं करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर स्लिप करता रहेगा। समझ गए बेटा। ये एग्जाम्पल हम देखिए, जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो ऑब्जेक्ट को चलने में हेल्प करता है। अरे बस समझ में, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को चलाता है, और जो चलने के बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको रोकने में हेल्प करता है। तो ये दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक होता है जो चलने के बाद एक्शन में आता है, तो जो चलने के बाद एक्शन में आता है उसको रोकता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, उसको चलने में हेल्प करता है। तो दोनों तरह के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टैटिक एग्जाम्पल देने हैं या रोलिंग एग्जाम्पल देना। रोलिंग में भी स्टैटिक होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर वो फंसेगा फिर आगे चलेगा, ऐसे ऊपर से फोर्स लगता है तो नीचे से स्टैटिक फ्रिक्शन बनता रहता है, ऐसे वो रोल करेगा। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पर, स्टेट एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल करना अपने एग्जाम्पल। तो आप क्या लिखेंगे, इन वॉकिंग ऑफ ए मैन, वॉकिंग ऑफ ए मैन, force of friction plays important
roll. If there is no force of friction, if there is no force of friction between foot of man and surface, then we cannot walk. We cannot walk. We slip in backward direction. In backward direction. उसके बाद आपको नेक्स्ट जिसका एग्जाम्पल है, एक तो एग्जाम्पल बेटा ये हो गया आपके लिए, बड़ा अच्छा समझने का एग्जाम्पल है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चलने में हेल्प करता है, तो ये आपको समझा दिया मैंने चलने में हेल्प कैसे करता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लोगे, रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट रोल, when object rolls, there is a friction which roll the object. If there is no friction, then object slip on a place it cannot move। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, एक ही प्लेस पर स्लिप करता रहेगा, वो आगे नहीं चलेगा। तो ये आज आपके सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। ये पार्ट ई था आपका, और आपने क्या करना है बेटा, इन क्वेश्चन को नोटबुक में लिखना है, और आप क्या इसको क्या करेंगे, चैनल को शेयर कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों के पास भी पहुँच पाए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।